Hello, welcome to GATE Academy Plus. So today in this model 4 of synchronous machine, we are going to discuss about the voltage regulation in alternator. In the last lecture, we started the discussion about the voltage regulation. We discussed about the concept of voltage regulation. We derived the different conditions corresponding to which we will get the different voltage regulations. In the last lecture, we discussed about the maximum voltage regulation condition. It was considered as a case 1. Now in this particular lecture, I will continue the same topic from the case 2, in which I will consider what will be the condition corresponding to which I will get the zero voltage regulation. So write down the case 2 zero voltage regulation. तो देखिए मैंने लास्ट लेक्चर में लिखा था तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी टी मैग्नीट्यूड ऑफ ई एफ माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वी टी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी टी मल्टीप्लाई बाय 100. दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर दैट परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन. उसके लिए मैंने लिखा था. ठीक है. उसके बाद मैंने क्या डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि केस 1 के बारे में लिखा था उस टाइम पे. अभी अपन फिलहाल केस 2 के बारे में लिखते हैं. सो देखिए आपके पास जो केस 2 रहने वाला बेटा, क्या रहने वाला केस 2? केस 2 इज करस्पॉन्डिंग टू दी जीरो वोल्टेज रेगुलेशन. इट इज करस्पॉन्डिंग टू द जीरो वोल्टेज रेगुलेशन. जीरो वोल्टेज रेगुलेशन. अब मुझे एक बात बोले, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का पॉसिबल है? जीरो voltage regulation is possible. Zero voltage regulation is possible when जब इसका जो न्यूमरेटर है उसका न्यूमरेटर जब जीरो हो जाएगा तब ये पॉसिबल है. when mod of ES माइनस mod of VT is equals to 0. ठीक है. अब ये जीरो कब हो सकता है? जीरो तभी हो सकता है व्हेन द मॉड ऑफ ई एफ इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वी टी. व्हेन द मॉड ऑफ ई एफ इज इक्वल्स टू व्हाट? मॉड ऑफ वी टी. तभी पॉसिबल है. अदरवाइज दूसरा कौन सा कंडीशन है कि जिस कंडीशन में पॉसिबल है ई एफ का वैल्यू मॉड ऑफ ई एफ कितना होना चाहिए? वी टी के बराबर होना चाहिए. ठीक है. तो अपन क्या करेंगे, जैसे इसके पहले केस में मैंने ई एफ के फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन लेके आया था, सेम मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे किस स्टेप्स करेंगे अपन उसको. हाँ, ई एफ मतलब मुझे बस ये वाला कंडीशन देखना है कि इस कंडीशन पे मुझे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा. तो देखिए किस स्टेप से आने वाला है. ई एफ इसका वैल्यू कितना है? ई एफ का जो वैल्यू होगा बेटा डेट विल बी वी टी कॉस फाई प्लस आई ए आर प्लस वी टी साइन फाई. अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये वाला जो कंडीशन है, अगर आप यहाँ पे माइनस लेके चल रहे हैं तो आपको डायरेक्टली लीडिंग पावर फैक्टर के लिए बन जाएगा, नहीं तो लास्ट में वैसे पता भी चल जाएगा. ठीक है. वैसे मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली आपको बता के चल रहा हूँ कि दिस जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ व्हाट? लीडिंग पावर फैक्टर. ये मुझे ट्रांसफार्मर के टाइम पे समझाया, तो उस टाइम पे मैं उसको आपका जब उसका ग्राफ बना के दिया था वोल्टेज रेगुलेशन, तो उस टाइम पे मैं आपको बताया था कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ द लीडिंग पावर फैक्टर. पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ द लैगिंग एंड द रेजिस्टिव या यूनिटी पावर फैक्टर. तो सेम केस में यहाँ पे भी लेके चल रहा हूँ. ठीक है. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मुझे पता है क्या कि लीडिंग पावर फैक्टर के लिए आता है. अगर आप चाहते कि सर ऐसा नहीं तो आप पॉजिटिव के साथ लेके चलेगा, देखिए आपको उसका कंडीशन मिल जाएगा. सो दिस वी टी साइन फाई माइनस आई ए एक्सेस. ठीक है. इस टाइप से. तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ई एफ का वैल्यू क्या करोगे, ई एफ को फाइंड करोगे तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिएगा. ठीक है. तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगर आपने किया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, एक स्टेप से आने वाला. देखिए ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी टी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए इसका स्क्वायर प्लस वी टी साइन फाई माइनस आई ए एक्सेस प्लस वी टी साइन फाई माइनस आई ए एक्सेस इसका स्क्वायर. ठीक है. तो अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँ तो देखिए दिस विल बिकम वी टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर फाई प्लस आई ए स्क्वायर आर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वी टी आई ए आर ए कॉस ऑफ फाई प्लस वी टी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस व्हाट? वी टी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस आई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर minus twice of Vt into Ia into Ra, sorry, excess cos phi.
इस टाइप से, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, वी टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस वी टी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इन दोनों को क्लब करूँगा साथ में। सो दिस विल बिकम वी टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस व्हाट साइन स्क्वायर फाई प्लस आई ए स्क्वायर आर ए स्क्वायर। आई थिंक मैंने जो इसके जो लास्ट वीडियो में जो पढ़ाया था ना, उस टाइम पे मैंने आई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिया नहीं था, वैसे तो जीरो ही हो जाने वाला था क्योंकि पावर जब उसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तब, ठीक है। लेकिन आप, आई थिंक मैं लास्ट लेक्चर में उसको भूल गया था, आप उसको कंसिडर कर लोगे, ठीक है। वैसे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई ए स्क्वायर इंटू आर ए स्क्वायर प्लस वॉट एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, तो देखिए क्या बन जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं उसका एक कोई कंडीशन देखूँ तो ये साइन स्क्वायर आ जाएगा, ये साइन फाई आ जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए ट्वाइस वी टी आई ए कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस ट्वाइस वी टी आई ए कॉमन आर ए कॉस फाई माइनस आई ए एक्स साइन फाई, ये क्या आ जाएगा आर ए कॉस फाई माइनस एक्स साइन, क्या आ जाएगा माइनस एक्स साइन फाई, इस टाइप से आना, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, आ जाएगा इसके बराबर, ई एफ के बराबर, ठीक है। तो ये देखिए दिस विल बिकम वी टी का स्क्वायर प्लस आई ए स्क्वायर आर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी टी मल्टीप्लाई बाय आई ए मल्टीप्लाई बाय आर ए कॉस फाई माइनस एक्स साइन फाई, इस टाइप से। अब देखिए मैं उसको अभी अगर सपोज वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले में अगर मैंने उसको ये नहीं भी किया, डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं भी किया, डायरेक्टली अगर यहीं पे भी अगर मैं इसको कंसिडर कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर डायरेक्ट कंसिडर करके भी मैं उसको यहाँ पे डायरेक्ट कंसिडर करके भी उसको पाया जा सकता है, किस टाइप से, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अगर ये मतलब मैं डायरेक्ट अगर बोल दूँ उसको कैसा, अगर मुझे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मुझे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए तो इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, ई एफ स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, वी टी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो जाएगा। अब अगर वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो जाएगा तो उस टाइम पे मुझे एक बात बोलो, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ये जो फैक्टर बनेगा, दिस फैक्टर विल बी व्हाट, दिस फैक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वोल्टेज ड्रॉप। समझ में आ रही बेटा बात, क्योंकि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू तो सेम ही है ना, तो तभी तो ओके कहा जा सकता है, ठीक है। अगर इन दोनों को अगर मैं सेम मान लूँ, क्योंकि तभी तो पॉसिबल वोल्टेज रेगुलेशन जीरो, अगर इन दोनों को सेम मान लो तो सेम मानने के बाद देखिए क्या होने वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर मैं इधर लेके आया तो कैंसिल ही हो जाने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद जो भी कुछ पार्ट बनेगा ना, दिस ड्रॉप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, वोल्टेज रेगुलेशन, दिस ड्रॉप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखिए उसके बारे में फिर मैं लिखता हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं आपको उसको समझा दिया था, फिर आप उसको वही करना पड़ेगा, फिर वही करने के बाद मतलब कि अल्टीमेटली वही मिलने वाला है आपको, ठीक है। उसका कुछ मतलब नहीं है, आप चाहे तो उसको उस पार्ट से भी जा सकते हो कि आप क्या करोगे, इसको अगर इधर लेके आओगे तो लेके आने की जरूरत ही क्या डायरेक्टली, डायरेक्ट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है तो डायरेक्ट ही कैंसिल कर दो ना उसको, तो ठीक है। आप यहाँ से भी जा सकते हो, वहीं से भी जा सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे जा सकते हो। वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, ये ड्रॉप आएगा सिर्फ, इस ड्रॉप की वजह से वोल्टेज रेगुलेशन आएगा, फिर ये वाला जो ड्रॉप है ना आपके पास, दिस ड्रॉप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। दिस ड्रॉप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन। समझ में आ रही बेटा बात, सिर्फ और सिर्फ इस ड्रॉप के बारे में आपको फिलहाल अभी सोचना है। तो वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू आई ए स्क्वायर इंटू आर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक बात बोलो, ये जो आ रहा है आपके पास क्या, आर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सो दिस विल बिकम जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ वी टी मल्टीप्लाई बाय आई ए, ट्वाइस ऑफ वी टी मल्टीप्लाई बाय आई ए मल्टीप्लाई बाय आर कॉस फाइव, आर कॉस फाइव है ना, कॉस फाइव माइनस एक्सेस साइन फाइव, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग मुझे बात करनी पड़ेगी और मुझे उसमें क्या बोलना पड़ेगा, आप चाहो तो डायरेक्टली ये से भी उसको डिफरेंशिएट करके आप उसका कंडीशन फाइंड कर सकते हो। कैसे कि यू हैव टू फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन टू बी जीरो, और वोल्टेज रेगुलेशन जीरो मतलब क्या, वी आर आपको जीरो दिखाना है, वी आर जीरो दिखाना है। वी आर अगर जीरो दिखाना है तो वी आर जीरो के लिए क्या कंडीशन था, ई एफ और वी टी दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए था, तो आपने ये से तो उसको दिखा दिया है। क्या बोल रहा हूँ मैं, यही से तो आपने उसको दिखा दिया है। क्योंकि कैसे ना, देखिए अगर आप में से कुछ लोग अगर यहाँ पे डाउट में होंगे तो मुझे एक बात बोलो बेटा, ई एफ का स्क्वायर माइनस वी टी का स्क्वायर
दिस इज द ड्रॉप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये दोनों तो जीरो ही दिखा देंगे डायरेक्टली, और यही से तो अपन उसको फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो आप यही से डायरेक्टली उसको देख सकते हो या डायरेक्टली, क्योंकि इसमें कुछ लोग उसको फिर मतलब ई एफ माइनस वी टी ई एफ प्लस वी टी दिखाने की कोशिश करेंगे। अरे डायरेक्ट इसको लिख दो ना यार, डायरेक्टली तो उसका कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यही से उसको लिख दो, कन्फ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर जीरो दिखाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो आ रहा है आपके पास कंडीशन, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, आई ए स्क्वायर जेड ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वी टी आई ए इंटू आर ए कॉस फाई माइनस एक्स एस साइन फाई, इस टाइप से, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास। देखिए मैं यहाँ पे आर ए और एक्स एस के वैल्यूज किसके टर्म्स में पुट कर रहा हूँ। आपके पास देखिए जो इम्पिडेंस होता है किस टाइप से होता है, इम्पिडेंस इज व्हाट, जेड प्लस जेड इज इक्वल्स टू जेड एस इज इक्वल्स टू आर ए प्लस व्हाट, जे टाइम्स ऑफ एक्स एस, इस टाइप से होता है। जब मैं उसको इस इम्पिडेंस ट्रायंगल पे दिखाऊंगा तो ये बन जाएगा आपके पास आर ए, दिस इज एक्स एस एंड दिस इज व्हाट जेड एस। तो आर ए का जो वैल्यू आएगा, आर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू जेड एस मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा जेड, ये थीटा जेड होता है इम्पिडेंस एंगल। और जो एक्स एस का जो वैल्यू होगा डैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जेड एस मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा जेड, इस टाइप से। तो बस इसमें मैं इनके वैल्यूज यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है। उसके वैल्यूज जब मैं यहाँ से पुट करूँगा तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू आई ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वी टी मल्टीप्लाई बाय आई ए, हाँ मल्टीप्लाई बाय आर ए का वैल्यू देखिए क्या पुट करोगे, जेड एस कॉस थीटा जेड, जेड एस कॉस ऑफ थीटा जेड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ फाई माइनस एक्स एस का वैल्यू क्या पुट करोगे, जेड एस साइन थीटा जेड, सो दिस इज जेड एस साइन ऑफ थीटा जेड मल्टीप्लाई बाय साइन फाई मल्टीप्लाई बाय व्हाट, साइन फाई, इस टाइप से। तो देखिए किस टाइप से आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू जी जीरो स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वी टी मल्टीप्लाई बाय आई ए। जेड एस देखिए दोनों में से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो जेड एस को अगर मैं कॉमन निकालूँ तो इस टाइप से बन जाएगा, दिस विल बी व्हाट कॉस ऑफ थीटा जेड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ फाई माइनस साइन ऑफ थीटा जेड मल्टीप्लाई बाय व्हाट, साइन ऑफ फाई, इस टाइप से बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं आई ए जेड एस को कॉमन निकाल लेता हूँ, दिस विल बिकम व्हाट, आई ए मल्टीप्लाई बाय जेड एस, तो ये बन जाएगा आई ए जेड एस प्लस ट्वाइस ऑफ वी टी प्लस ट्वाइस ऑफ वी टी मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा जेड। आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं उसको बाद में लिखता हूँ इस टाइप से। तो आई ए जेड एस इधर चला जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा आई ए जेड एस प्लस ट्वाइस ऑफ वी टी, देखिए कॉस थीटा जेड और कॉस इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा जेड इंटू साइन फाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका मतलब ये क्या हुआ, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूँ कॉस ऑफ थीटा जेड प्लस फाई, ऐसा लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इस टाइप से है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अगर इक्वल्स टू जीरो बन गया और मुझे किसका वैल्यू पता करना है अभी, देखिए तो मुझे कॉस मतलब मुझे एंगल का कंडीशन पता करना है, तो एंगल का कंडीशन मतलब क्या, फाई का वैल्यू पता करना है बेसिकली, मुझे पावर फैक्टर पता करना है, ठीक है। तो ये देखिए किस टाइप से आएगा, दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ वी टी कॉस ऑफ थीटा जेड प्लस फाई इज इक्वल्स टू माइनस आई ए जेड एस माइनस व्हाट, आई ए टाइम्स ऑफ जेड एस माइनस आई ए टाइम्स ऑफ जेड एस, इस टाइप से। तो ये यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा जेड प्लस फाई, दिस इज इक्वल्स टू माइनस आई ए मल्टीप्लाई बाय जेड एस डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ वी टी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ वी टी, इस टाइप से। तो थीटा जेड प्लस फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा जेड प्लस फाई इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस आई ए मल्टीप्लाई बाय जेड एस इंटू ट्वाइस ऑफ वी टी, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आएगा आपके पास थीटा जेड प्लस फाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ आई ए जेड एस। अच्छा तो ऐसा है एक्चुअली, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ वी टी, ठीक है। तो फाई का जो वैल्यू आएगा, फाई विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ सही है,
cos inverse of minus IAZS divided by twice of VT minus theta z, minus what, theta z, and this is nothing but what, this is the power factor at which you will get what, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। ये क्या पावर फैक्टर का वैल्यू कि जहाँ पे आपको जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो इस स्टेप पे अपने उसको फाइंड किया है। अब इसमें देखिए, इसमें भी बहुत अलग अलग केसेस बन सकते हैं आपके पास। कैसे बन सकते हैं कि मैंने जो जेड एस कंसिडर किया है उसमें क्या कंसिडर किया मैंने, जेड एस इज इक्वल्स टू आर ए प्लस जे एक्स कंसिडर किया है। सपोज अगर रेजिस्टेंस ही नहीं है सर्किट में तो उस टाइम पे क्या करोगे, उस टाइम पे तो केस बदल जाएगा ना। उस टाइम पे जो केस बदलेगा उसके लिए अपन क्या कंसिडर करेंगे, तो ऐसा अलग अलग केसेस कंसिडर करते हैं। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की केस में सपोज अगर मैं आर ए को जीरो बना दूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, आर ए को अगर सपोज मैं जीरो बना दूँ तो लिखेगा केस 1 व्हेन आर ए इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। हाँ, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इसका जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का केस 1 एक्चुअली, किसका जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का केस 1 है, केस 1 व्हेन आर ए इज इक्वल्स टू जीरो, क्या, व्हेन आर ए इज इक्वल्स टू जीरो। जब आर ए का वैल्यू जीरो होगा तो उस टाइम पे अपन को देखना है कि इसका जो मॉडिफिकेशन होगा, मतलब एक्सप्रेशन किस स्टेप से मॉडिफाई हो जाएगा। देखिए बेटा, अगर इस टाइप की बात होगी तो मुझे एक बात बोलो, जेड एस का वैल्यू क्या होता है, जेड एस इज इक्वल्स टू आर ए प्लस वॉट, जे टाइम्स ऑफ एक्सेस, इस टाइम से होता है। इफ आर ए इज इक्वल्स टू जीरो देन जेड एस इज इक्वल्स टू वॉट, जे टाइम्स ऑफ एक्सेस, ठीक है। तो जेड एस का जो मैग्नीट्यूड बनेगा डेट विल बी इक्वल्स टू वॉट, एक्सेस। सो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एस इज इक्वल्स टू वॉट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेस, मैग्नेट एंगल ऑफ जेड एस इज इक्वल्स टू वॉट, एंगल ऑफ जे एक्सेस विच इज इक्वल्स टू वॉट 90 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू वॉट 90 डिग्री। इस स्टेप से आने वाला है। अगर ऐसा आने वाला है तो देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा मैं इसको किस स्टेप से मॉडिफाई करने वाला हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो केस है ना, इसी केस के ऊपर, मतलब इसी केस को मैं आगे फॉरवर्ड करके सॉल्व करता हूँ। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, जो कॉस फाई का केस था ऐसा लिखेगा चाहे तो उसमें, क्योंकि डायरेक्टली आप मैं यहाँ से उसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ तो मतलब उसमें आपको पता होगा, ऐसे मैं कंसिडर करके लिख रहा हूँ। लिखेगा उसमें वी नो डैट, क्या पता है अपन को पता है कि कॉस ऑफ थीटा जेड प्लस फाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ट्वाइस, माइनस ऑफ आई ए जेड एस एक्चुअली का ये क्या है, माइनस ऑफ आई ए जेड एस अपॉन ट्वाइस ऑफ वी टी अपॉन वॉट, ट्वाइस ऑफ वी टी। तो यहाँ पे देखिए क्या चेंज हो जाएगा, हियर जेड एस विल बी इक्वल्स टू वॉट, एक्सेस एंड एंगल ऑफ जेड एस मतलब क्या, इक्वल्स टू वॉट, थीटा जेड इज इक्वल्स टू वॉट 90 डिग्री, इज इक्वल्स टू वॉट 90 डिग्री। तो इस स्टेप से हो जाएगा बेटा, है बिल्कुल सही है। अगर ये इस स्टेप से हो जाएगा तो देखिए इसमें क्या चेंज करोगे, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ आई ए मल्टीप्लाई बाई एक्सेस डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ वी टी। ये देखिए किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी कॉस ऑफ थीटा जेड की जगह पे आ जाएगा 90 प्लस फाइव। इस टाइप से आ जाने वाला है, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, ये इस टाइप से आ जाएगा। कॉस ऑफ 90 प्लस फाइव क्या होगा, माइनस साइन फाइव होगा, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस ऑफ साइन फाइव इज इक्वल्स टू माइनस आई ए एक्सेस डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ वी टी, इस टाइप से। तो माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा आपके पास का साइन फाइव इज इक्वल्स टू आई ए एक्सेस अपॉन ट्वाइस ऑफ वी टी। क्या बोल रहा हूँ मैं, साइन फाइव इज इक्वल्स टू आई ए एक्सेस अपॉन ट्वाइस ऑफ वी टी। तो जो फाइव का वैल्यू आएगा व्हेन आर ए इज निग्लेक्टेड, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ आई ए एक्सेस अपॉन साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, आई ए एक्सेस अपॉन ट्वाइस ऑफ वी टी, आई ए एक्सेस अपॉन व्हाट, ट्वाइस ऑफ वी टी। इस टाइप से आने वाला है। समझ में आ गई बेटा बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इतना सिंपल तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते थे। आप में से अगर कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो मतलब आप ठीक है कि मतलब उसको इतना सॉल्व किए उसके बाद उसको एक किराए, डायरेक्ट भी उसको सॉल्व किया जा सकता था, डायरेक्ट भी उसको सॉल्व कर सकते थे। देखिए कैसे, मुझे एक बात बोलो, एक बात आपको पता है, एक कौन सा केस है, सॉरी ये केस कौन सा है, दिस इज द केस ऑफ पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर, मतलब पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर का केस एक्चुअली है, ठीक है। क्योंकि तभी पॉसिबल होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो केस बन रहा है आपके पास उसी केस से अपन को पता चल रहा है, और अपन को ये भी पता है कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। इसके बारे में अभी मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। तो देखिए अगर मैं उसका इक्विवेलेंट सर्किट निकालता तो वहाँ से भी देखिए उसको कैसे निकाला जा सकता था, इक्विवेलेंट सर्किट से भी आप उसको डायरेक्टली निकाल सकते थे। दिस रेजिस्टेंस को तो मतलब जीरो कंसिडर करना पड़ेगा ना, मैं रेजिस्टेंस निकाल दिया आपको, बाद में अपन उसको कंसिडर करेंगे जीरो। वी टी एट एन एंगल जीरो
and what EF at an angle del, this is armature resistance, this is synchronous reactance, इस टाइप से, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आर ए को निग्लेक्ट कर दे रहा हूँ, आर ए को क्या कर रहा हूँ, निग्लेक्ट कर दे रहा हूँ। अगर मैं आर ए को निग्लेक्ट कर लूँगा तो देखिए मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा किस टाइप से आ जाएगा, दिस विल बी ई एफ एट एन एंगल डेल इज इक्वल्स टू वी टी एट एन एंगल जीरो प्लस वॉट, अगर सपोज यहाँ से जो करंट जाएगी ये करंट कौन से, दिस विल बिकम आई ए एट एन एंगल ऑफ वॉट फाई, ये फाई कैसा होगा लेकिन लैगिंग एंगल होगा, लीडिंग होगा, दिस विल बी वॉट लीडिंग एंगल होगा आपके पास, ठीक है। इस स्टेप से तो यहाँ से जो भी कुछ करंट आएगा दिस विल बी आई ए मल्टीप्लाई बाय वॉट एक्सेस, इस स्टेप से मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको इन शॉर्ट अगर लिखूँ तो दिस विल बी ई एफ एट एन एंगल डेल इज इक्वल्स टू वी टी प्लस वॉट एट एन एंगल ऑफ वी टी प्लस जे आई ए एक्सेस नॉट एन एट एन एंगल, ठीक है। ई एफ का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ई एफ का मैग्नीट्यूड रहेगा आपके पास अंडर रूट ऑफ वी टी स्क्वायर प्लस वॉट आई ए एक्सेस इसके स्क्वायर के बराबर, और जो एंगल रहेगा डेल का दैट विल बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ आई ए एक्सेस अपॉन वॉट वी टी इसके बराबर। ये क्या आ रहा है, डेल का एंगल आ रहा है, डेल का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इस टाइप से जब मैं इसका फेजर डायग्राम निकालूंगा तो देखिए उस टाइप पे कैसे देखने के लिए मिलेगा अपन को। जब मैं इसका फेजर डायग्राम निकालूंगा तो देखिए, सॉरी यहाँ पे मैं वी टी को क्या ले रहा हूँ, रेफरेंस, ठीक है। जब अपन बात करें जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की तो उसके केस में ये पॉसिबल तभी है कि जब वी टी का वैल्यू और ई एफ का वैल्यू दोनों कैसे वैल्यू होंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। ये दोनों सेम कब हो सकते हैं, ये दोनों सेम तभी हो सकते हैं जब वी टी और, देखिए मैं इसको कैसे बना रहा हूँ, ये सपोज अगर मैं बात करूँ किसकी, सपोज इफ दिस इज दी ई एफ, जो ई एफ का जो प्रोजेक्शन आ जाएगा वी टी के ऊपर, तो जब ये दोनों सेम होंगे तभी मैं कह सकता हूँ क्या, तभी मैं कह सकता हूँ कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल है। और ये कब पॉसिबल है, व्हेन द वैल्यू ऑफ आई ए इज ऑफ व्हाट, आई ए कैसा होगा इस केस में, आई ए विल बी ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, इट विल बी ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर का होगा, तभी ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी फाइव, दिस विल बी व्हाट फाइव होगा इस टाइप से, ठीक है। अगर ये फिर ये क्या बन जाएगा, देखिए दिस इज वी टी के इसमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर आई ए एक्सेस दिखाना पड़ेगा, सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट आई ए एक्सेस, ठीक है। तो इसको अपन जोड़ दीजिएगा, तो मैंने इसको जोड़ दिया, क्या बन गया है फिर इस टाइप से बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, दिस इज ई एफ, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वी टी और ई एफ, इन दोनों के बीच का एंगल होगा डेल, क्या हो जाए एंगल दोनों के बीच में डेल एंगल बन जाएगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ उसको, जब मैं अब ये जो एंगल आने वाला है देखिए किस टाइप से आने वाला है, जब मैं उसको यहाँ पे डायरेक्टली इसको जोड़ दूंगा तो एक्जैक्टली उसके सेंटर में जब ये कराएगा, उसको टच करेगा तो ये बन जाएगा आपके पास आई ए मल्टीप्लाई बाई एक्सेस डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये तो मतलब टोटल कितना है, ये टोटल जो है ये आधा पार्ट है और ये आधा पार्ट है, ये टोटल आई ए एक्सेस है, तो उसका हाफ कितना आ जाएगा, उसका जो हाफ आएगा दैट विल बी आई ए एक्सेस अपॉन 2, और ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी आई ए एक्सेस अपॉन 2, इस स्टेप से बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्चुअल जो टोटल एंगल आने वाला है आपके पास देखा जाए तो कौन सा वाला, फाइव प्लस ये तो टोटल डेल है, ठीक है, और ये जो फाइव है, तो इन दोनों के बीच के अगर मैं बारे में बात करूँ तो ये वाला केस जो बनाएगा आपको, जो साइन फाई का वैल्यू देगा, साइन फाई का वैल्यू कितना देगा, अगर आप यहाँ से साइन फाई का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जो साइन फाई या फाई का वैल्यू अगर निकाला तो दिस विल बिकम व्हाट आई ए एक्सेस अपॉन ट्वाइस ऑफ वी टी, इतना दे देगा देखा जाए तो, देखिए ना, क्योंकि ये फाई है तो दिस इज आई ए एक्सेस बाई 2 डिवाइडेड बाई व्हाट वी टी, तो अपन को आ जाएगा फाइव, तो फाई का वैल्यू यहाँ से कितना आ जा रहा है, फाइव इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ आई ए एक्सेस, क्या आई ए एक्सेस अपॉन ट्वाइस ऑफ वी टी, दिस इज नथिंग बट व्हाट फाई का वैल्यू है, क्या आपके पास फाई का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट फाई, ये पावर फैक्टर का एंगल आ गया। तो यहाँ से जो मैंने एंगल निकाला तो वो वही एंगल ही आया कि जो मैंने यहाँ से निकाला है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग तरीके हैं, दोनों तरीके से अपन उसको फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक और तरीका बनेगा, अगर सपोज में व्हेन आर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो उसका फेजर डायग्राम कैसे आ जाएगा, उसके फेजर डायग्राम के बारे में भी अपन बात कर लेंगे। तो ये सब बहुत अलग अलग तरीके बन सकते हैं एक ही क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चंस में ऑल इन्फॉर्मेशन पता कर होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे जो हेडिंग डालनी है आपको, आगे हेडिंग डालेगा कि व्हेन आर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, उस टाइम पे जो उसका कंडीशन बनेगा उस कंडीशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मतलब उस कंडीशन में अपन देखेंगे उसके फेजर डायग्राम किस टाइप से आने वाला है, अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। लिखेगा केस 2 व्हेन आर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए बात करते हैं अभी केस 2 के बारे में, क्या है केस 2। ये केस 2 कब का है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के केस 2, व्हेन
आर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, तब का केस है। तो जब ये वाला केस होगा तो देखिए ई एफ डेल का वैल्यू किस टाइप से आ जाएगा, आर ए जे एक्सेस दिस इज वी टी एट एन एंगल 0, ई एफ एट एन एंगल डेल, इस टाइप से। आर ए को मैंने 0 नहीं किया तो जो ये देखिए जो ई एफ का वैल्यू आएगा, ई एफ एट एन एंगल डेल इज इक्वल्स टू वी टी एट एन एंगल 0 प्लस आई ए मल्टीप्लाई बाई आर ए प्लस जे एक्सेस, आर ए प्लस वॉट जे एक्सेस, इस टाइप से। और जब मैं इसका फेजर डायग्राम निकालूंगा तो देखिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मेरे पास जो इसका एक्सप्रेशन आएगा किस टाइप से आने वाला है, यू कैन सी दैट दिस इज वी टी, दिस इज वी टी। और अपन को पता है कि जब जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की बात की जाती है तो ई एफ और वी टी दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, ई एफ और वी टी दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका मुझे प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा यहाँ पे इस टाइप से, सो डैट दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाए इस टाइप से। एक्चुअली थोड़ा लाइन ही इस टाइप से, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा डेट विल बी डेल, ठीक है। दिस इज ई एफ। उसके बाद जो यहाँ से जो करंट आएगी, करंट कौन सी होगी, लैगिंग या लीडिंग, लीडिंग करंट होगी। करंट कैसे होगी, आई ए करंट होगी आपके पास, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा डेट विल पावर फैक्टर एंगल फाई, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा डेट विल बी व्हाट, साई, या क्या रहेगा, साई। क्योंकि जब मैं डेल के बारे में, डेल के एग्जैक्ट मतलब जहाँ पे डेल टच कर, डेल के सेंटर में अगर मैं बात करूँ, लेकिन उसके पहले मैं क्या करता हूँ ना, डेल के सेंटर के पहले कि मैं बात करता हूँ आई ए आर ए को ड्रॉ कर देता हूँ। कहाँ पे, आई ए आर ए को ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए जैसे मैंने उसको यहाँ पे लिया है, सर मैं उसको यहाँ पे ले लूँगा ऐसा, ठीक है। मतलब दिस विल बी लाइक दिस, आई ए आर ए इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। और उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अपन को आई ए एक्सेस, तो आई ए एक्सेस देखिए इस टाइप से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई ए एक्सेस इस टाइप से आ जाएगा। दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट आई ए एक्सेस, ठीक है, इस टाइप से। और जब मैं उसको ड्रॉ करूंगा तो देखिए किस टाइप से आ जाएगा। अब मैं उसको डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप से एक लाइन आ जाएगी। दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट आई ए जेड एस, इस टाइप से आने वाला, ठीक है। तो देखिए जब मैं इसको जो डेल है, डेल के एग्जैक्टली सेंटर से अगर मैं बात करूंगा तो देखिए किस टाइप से आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। डेल के एग्जैक्टली सेंटर से तो ये जो बनेगा आपके पास आई ए जेड एस, तो इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगा, आई ए जेड एस अपॉन 2 एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज आई ए जेड एस अपॉन 2, इस टाइप से ये कर देगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास, ये आ गया। अगर सपोज मैं उसको ऐसा ये कर दूँ, फॉरवर्ड कर दूँ तो यहाँ से जो जेड एस का जो एंगल बनता है, एक्चुअली अपन को अगर ये पता होगा तो जेड एस मतलब आपको अगर पता होगा तो जेड एस का जो एंगल होता है उसको तुम क्या बोलते हो, थीटा जेड बोलते हो, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट थीटा जेड, इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं अपन। क्योंकि देखिए ना, ये वोल्टेज है और ये करंट है, सिमिलरली दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट, तो इन दोनों का एंगल सेम, बस पैरेलल है और कुछ भी नहीं, सेम ही एंगल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपके पास, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट व्हाट, इसको मैं बोल रहा हूँ साई। क्या बोल रहा हूँ, साई। आपको दिख रहा होगा कि साई डायरेक्टली 90 डिग्री की तरह दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली 90 डिग्री नहीं है। ये देखा जाए ना तो दिस विल बी 90 डिग्री एक्चुअली, ठीक है। ये जो डेल मैंने जो दिखाया ना, एक्चुअली डेल का जो एंगल आएगा ये थोड़ा ना इस साइड के लिए रहेगा, ये एक्चुअली लगेगा, एक्चुअली इसका एंगल जो होगा ना, दिस विल बी 90 डिग्री, ये थोड़ा इस साइड के लिए आ जाएगा, ठीक है, इस साइड के लिए आने वाला है एक्चुअली,
तो मैंने निकाल दिया अभी, ठीक है। मेरे हिसाब से आप समझ सकते हो सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पे बार बार वही निकालते रहूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे मुझे डायग्राम निकालने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास ये वाली बात। अब सपोज अगर मैं यहाँ से एक्चुअली ये वाला जो एंगल है ना, मैं बता रहा चाहता हूँ तुम्हें कि दिस इज लाइक दिस, ठीक है। तो एक ही स्टेप से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये वाला स्टेप से ये है आपके पास IA/ZS/2 है। दिस इज एंगल x, यहाँ पे जो एंगल जो आ रहा है आपके पास, दिस इज del/2 एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट 90 डिग्री। इस स्टेप से एक्चुअली, ठीक है। और ये जो है आपके पास, दिस इज नथिंग बट व्हाट VT, ये क्या आपके पास VT। अब मुझे लगता है ये वाला जो एंगल है ना, दिस एंगल इज एक्चुअली लाइक दिस एंगल, बस यहाँ पे 90 डिग्री की तरह दिख रहा होगा। अभी फिर बाद में फिर वही डायग्राम मुझे निकालना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे दिखा दिया, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इस टाइप से अब आपको देखा जाए तो देखिए आपको पता चल रहा होगा कि दिस इज व्हाट, दिस इज हाइट, दिस इज बेस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज हाइपोटेनियस। तो अगर यहाँ पे सपोज अगर मैं बात करूँ sin del/2 की, तो sin del/2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू, तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सो दिस इज IA/ZS/2 VT। इस टाइप से आ जाएगा IA/ZS/ व्हाट ट्वाइस ऑफ VT, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से बन रहा है। देखिए मुझे एक बात बोलिए, ये जो पूरा का पूरा जो एंगल बनेगा, देखिए ये वाला जो पूरा का पूरा एंगल बनेगा, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है कहीं पे। तो ये आ रही करंट, उसके बाद ये वाला जो एंगल आ रहा है, दिस इज फाई, दिस इज θz, और यहाँ पे जो एंगल है वो है x। यहाँ पे कितना एंगल है, x है। इन तीनों का एडिशन बेटा कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए कि नहीं। 180 मस्ट बी इक्वल्स टू θz प्लस फाई प्लस x, इस टाइप से आना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख दूँ क्या, θz प्लस फाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस x, इस टाइप से लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इन तीनों का एडिशन देखूँ, फाई प्लस देखिए इनका del/2 प्लस 90 प्लस x, इन तीनों का कितना आना चाहिए, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स जो होते हैं उनके समेशन कितना होती है, इट इज इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं इसको अगर बोल दूं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल 90 प्लस x प्लस del/2 इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। मानते हो कि नहीं मानते हो, सही है, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे आगे लिखूँ तो देखिए x का वैल्यू अगर मुझे यहाँ से पता करना है, तो x का वैल्यू देखिए किस टाइप से आएगा, x विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 प्लस del/2, सो दिस इज इक्वल्स टू 90 माइनस del/2 इज इक्वल्स टू व्हाट x। ये आ गया, ठीक है। अब बस यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो θz प्लस फाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस इसका वैल्यू पुट करो 90 माइनस del/2, तो ये बन जाएगा 90 प्लस del/2, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट θz प्लस फाई। ये इस टाइप से आ गया। मुझे किसका वैल्यू चाहिए, फाई का, तो फाई इज इक्वल्स टू 90 प्लस del/2 माइनस θz माइनस व्हाट θz, इस टाइप से आ जाएगा। ये आ जाएगा कंडीशन फॉर व्हाट, दिस इज द कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन द रेजिस्टेंस RA इज नॉट नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो उसके लिए इतना पावर फैक्टर होना चाहिए आपके पास, क्या बोल रहा हूँ मैं, उसके लिए इतना पावर फैक्टर होना जरूरी है। तो ये इसके लिए बना भाई। अब सपोज अगर मुझे डिस्कस करना होगा इसके वोल्टेज रेगुलेशन के कर्व के बारे में कि हाउ डज द वोल्टेज रेगुलेशन कर्व ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर विल ऑकर, तो अब आगे हेडिंग डालिएगा वोल्टेज रेगुलेशन कर्व। क्या बोल रहा हूँ मैं, वोल्टेज रेगुलेशन कर्व हेडिंग डालिएगा, वोल्टेज रेगुलेशन कर्व। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन कर्व बेसिकली किस टाइप से आता है। सबसे पहले क्या करोगे, एक्स और वाई एक्सिस दिखा दीजिएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द पावर फैक्टर,
ठीक है, मैं कॉस फाई ने डायरेक्टली उसको लिखता हूँ पावर फैक्टर। ठीक है, दिस इज वोल्टेज रेगुलेशन, दिस इज व्हाट वोल्टेज रेगुलेशन। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगे सारे के सारे वैल्यूज कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के राइट साइड में जो भी वैल्यूज आएंगे ऑल विल बी पॉजिटिव। सिमिलरली इसके जो भी राइट साइड इस साइड में जो आएंगे ऑल दिस विल बी नेगेटिव। मतलब कि इस साइड के लिए जो भी पावर फैक्टर रहेंगे सारे के सारे पावर फैक्टर कैसे होंगे, नेगेटिव। एक्चुअली देखा जाए तो एंगल नेगेटिव रहेंगे उनके, और इधर साइड अगर देखा जाए तो एंगल कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, एंगल पॉजिटिव, और सभी का कॉस लिया होगा। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा, ये जो पावर फैक्टर आएगा डेट विल बी व्हाट, दिस विल बी लीडिंग पावर फैक्टर, क्योंकि एंगल नेगेटिव है। और जो भी कुछ आएगा ये कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल पॉजिटिव है इस टाइप से। तो कॉस फाई भी लिखा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा कॉस फाई लिखो मेरे हिसाब से, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से। तो जब मैं इसका ये ड्रॉ करूंगा कर, तो देखिए किस टाइप से आ जाएगा। इस टाइप से या इस टाइप से कह सकते हो। इस टाइप से कह सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपको ये अलग अलग पॉइंट मिल रहे हैं। दिस इज वन पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, दिस इज ऑल्सो अनदर वन पॉइंट। तो ज़्यादा लीडिंग के लिए रहेगा, ये किसके लिए रहेगा, कम लीडिंग के लिए रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो कर्व बनेगा आपके पास इस टाइप से बनेगा। अब मैं बता दूं कि आपको देखिए ये किस टाइप से रहने वाला है। तो ये जो केस बनेगा आपके पास ई एफ माइनस वी टी, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, वोल्टेज रेगुलेशन जो फॉर्मूला है आपके पास, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ई एफ माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वी टी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी टी मल्टीप्लाई बाय 100। इस टाइप से ई एफ माइनस वी टी वोल्टेज रेगुलेशन कैसा है, वोल्टेज रेगुलेशन कैसा है, मतलब इस साइड के अगर देखा जाए तो इस साइड के पावर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज रेगुलेशन आएगा नेगेटिव आएगा, इस साइड के लिए पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर सपोज बात चल रही है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सपोज यहाँ पे अगर बात चल रही है यहाँ पे इस टाइप से, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज रेगुलेशन आएगा देखिए किस टाइप से आ जाएगा, मॉड ऑफ ई एस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, मॉड ऑफ वी टी, इस टाइप से आने वाला होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन कैसा आ रहा है, नहीं, यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन तो पॉजिटिव है, एक्चुअली ये पॉजिटिव है। दिस इज द कंडीशन लाइक दिस। यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन मतलब एक्स एक्सिस मतलब क्या, वाई एक्सिस का पैरामीटर जीरो मतलब क्या, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो होगी ना यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, ये वाली जो कंडीशन होगी ना यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस कंडीशन पे कि voltage regulation is zero, and this is possible when the magnitude of EF is equals to what, magnitude of VT। इस टाइप से ये वाला जब कंडीशन होगा तभी होगा। और इस साइड के लिए जो पावर फैक्टर्स रहेंगे सारे के सारे पावर फैक्टर कैसे हो जाएंगे, लीडिंग पावर फैक्टर रहेंगे। कौन से पावर फैक्टर रहेंगे, दिस विल बी व्हाट, लीडिंग पावर फैक्टर। कौन से रहेंगे, लीडिंग पावर फैक्टर रहेंगे। कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, सिमिलरली जब इसकी बात करूँगा तो इस साइड के लिए जो भी पावर फैक्टर रहेंगे सारे के सारे पावर फैक्टर कैसे रहेंगे, लैगिंग पावर फैक्टर रहेंगे। कौन से, लैगिंग पावर फैक्टर। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर जो यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा उसके केस के लिए क्या आएगा, देखिए ये पावर फैक्टर इधर है और एंगल अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ जीरो आ जाएगा। कॉस जीरो मतलब क्या, वन पे भी आपको वोल्टेज रेगुलेशन कैसा नजर आ रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन नजर आ रहा है। वोल्टेज रेगुलेशन कैसा नजर आ रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग टू द लैगिंग पावर फैक्टर द वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा इसके करस्पॉन्डिंग कैसा होने वाला है, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन होने वाला है। कैसा होने वाला है, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन होने वाला बेटा। ठीक है, सो दिस इज पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ तो जो वोल्टेज रेगुलेशन होने वाला है, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ करस्पॉन्डिंग टू दिस पावर फैक्टर्स, तो जो वोल्टेज रेगुलेशन रहेगा एक्चुअली इस साइड के लिए, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेशन रहेगा, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव कब आ सकता है, वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉसिबल टू बी नेगेटिव ओनली व्हेन, देखिए अगर आप किसी भी एक पावर फैक्टर को अगर पकड़ लिया आपने, क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी भी एक पावर फैक्टर को अगर आपने सपोज पकड़ लिया, इस पावर फैक्टर को अगर आपने पकड़ लिया, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूँ तो देखिए इन पॉइंट्स को टच कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पे आपको वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, यहाँ पे आपको वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा, इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा डेट विल बी नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। सो दिस इज नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा आपको लीडिंग पावर फैक्टर पे, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन।
ठीक है, इस टाइप से मिलने वाला होगा आपके पास। ठीक है, सो दिस नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉसिबल करस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर पावर फैक्टर। सिमिलरली जब मैं बात करूंगा किसके करस्पॉन्डिंग, जब मैं बात करूंगा पॉजिटिव लैगिंग मतलब लैगिंग पावर फैक्टर पे, तो लैगिंग पावर फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज रेगुलेशन आएगा, देखिए आप देख सकते हो किसी भी ये एक्चुअली इस साइड के लिए जो भी पावर फैक्टर सारे के सारे लैगिंग पावर फैक्टर है, इस साइड के लिए जितने भी केस है लीडिंग पावर फैक्टर है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी कुछ आने वाला होगा वोल्टेज रेगुलेशन, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो या आप चाहे तो ठीक है इसके करस्पॉन्डिंग बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन कैसे पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन नजर आ रही है, कैसे वोल्टेज रेगुलेशन नजर आ रही है, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन नजर आ रही है। तो इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ तो देखिए इनके करस्पॉन्डिंग मतलब ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग अगर सपोज मैं बात करूँ, हाँ, तो यहाँ पे आपको एक बात पता चलेगी कैसे, यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बात होगी क्या, ई एफ इज लेस देन वी टी, तभी तो पॉसिबल है नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। मॉड ऑफ ई एफ इज लेस देन व्हाट, मॉड ऑफ वी टी। ठीक है, तभी तो पॉसिबल होगा। और इसमें अगर आप किसी भी केस में अगर देखोगे तो यहाँ पे मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे इवन, ठीक है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर आप बात करोगे, किसी भी मतलब किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर आप बात करोगे, यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, मॉड ऑफ ई एफ इज ग्रेटर देन व्हाट, मॉड ऑफ वी टी। क्योंकि किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर आप बात करोगे, चाहे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ले ले चाहे इस पॉइंट के, क्योंकि जीरो से जैसे भी आप मतलब वाई एक्सिस के जैसे भी आप आगे चले जाओगे तो वहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव है। और वोल्टेज रेगुलेशन उस पर्टिकुलर केस में पॉजिटिव तभी आ सकता है कि जब उसमें ई एफ का वैल्यू वी टी से ज़्यादा होगा। वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव तभी आ सकता है जब आपका लीडिंग पावर फैक्टर होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ वी टी विल बी व्हाट, magnitude of Vt will be less than that of the magnitude of EF will be less than Vt, तभी नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन आ सकता है। जीरो तभी आ सकता है तब दोनों का एंगल कैसा हो जाएगा, सॉरी दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, इक्वल होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल तभी आ सकता है जब पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग होगा। और जब पावर फैक्टर लीडिंग होगा तो उस पर्टिकुलर केस में आप कह सकते हो क्या, उस पर्टिकुलर केस में आप कह सकते हो कि वोल्टेज रेगुलेशन इज जीरो और EF इज इक्वल टू Vt, इस टाइप से। तो आपको बेसिकली अगर सपोज अगर मैं उसका पूरा अगर लेवल वाब अगर मुझे समझाना चाहूँ, उसका समरी अगर मैं बताऊँ तो देखिए आपको क्या पता होना चाहिए। उसकी समरी में मैं अगर सपोज मैं बताऊँ तो देखिए उसको अगर मैं बताऊँ वोल्टेज रेगुलेशन पावर फैक्टर एंड पॉजिटिव और नेगेटिव, देखिए दिस इज वोल्टेज रेगुलेशन, यहाँ पे आएगा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर एंड कंडीशन फॉर इट, मतलब कंडीशन ऑफ मॉड ऑफ ई एफ एंड मॉड ऑफ वी टी, इस टाइप से। वोल्टेज रेगुलेशन देखिए कैसा होगा, सपोज अगर एक ऐसे वोल्टेज रेगुलेशन इज जीरो, उसके लिए पावर फैक्टर कैसा होना चाहिए, लीडिंग नेचर का होना चाहिए। पावर फैक्टर कैसा होना चाहिए, लीडिंग होना चाहिए। और एक का पॉसिबल है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ ई एफ विल बी इक्वल्स टू व्हाट, वी टी, इसके बराबर है। सिमिलरली अगर मैं सपोज नेक्स्ट केस की अगर बात करूँ तो वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव का पॉसिबल है, वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव का पॉसिबल है जब आपके पास पावर फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग एंड यूनिटी, कैसा होगा, लैगिंग एंड यूनिटी। ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। उसके लिए केस क्या है, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई एफ मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वी टी, सही है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब पॉसिबल है, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब पावर फैक्टर का वैल्यू कैसा होना चाहिए, लैगिंग या लीडिंग होगा, तभी तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल होगा। व्हेन द नेचर ऑफ द पावर फैक्टर इज लीडिंग देन द मॉड ऑफ ई एफ इज लेस देन व्हाट, वी टी, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द केस 1, दिस इज केस 2, दिस इज व्हाट केस 3, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से रहेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे उसको मैं डब्बा कंप्लीट कर देता हूँ, ये बॉक्स।
ठीक है, इस टाइप से। तो सिंपल है, बस आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर आपके पॉइंट्स अच्छे से क्लियर है, जो मैंने जितना समझाया है, तो आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा उसका लब्बे लुआब, मतलब अगर उसका समरी में बताओ तो ये था। और जो डिफरेंट कंडीशंस थे, वो कंडीशंस आपको पता होने चाहिए। थीटा जेड कॉस ऑफ, मतलब जो मैंने बताया था आपको, ये फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 कॉस इनवर्स ऑफ आई ए एक्सेस अपॉन 2 वी टी मेरे हिसाब से माइनस थीटा जेड। ये वाला कंडीशन मैंने डिराइव करके दिया था। एक कंडीशन जो था आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या था, ठीक है, उसके कंडीशंस के बारे में भी डिस्कस कर देता हूँ मैं। कंडीशंस पावर फैक्टर, कंडीशंस ऑफ पावर फैक्टर, क्या कंडीशंस ऑफ पावर फैक्टर। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आपने कंडीशन क्या डिराइव किया था, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। इसके लिए जो आपने कंडीशन डिराइव किया था, उसके लिए था क्या, फाई मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, थीटा जेड। इसमें आपने आर ए को निगलेक्ट किया था, बिल्कुल नहीं। सो इसमें लिख दीजिएगा व्हेन आर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो दिस वाज द कंडीशन नंबर 1। ठीक है, सपोज अगर मैं कंडीशन नंबर 2 की बात करूँ, किसमें मैंने बोला था क्या, 0 वोल्टेज रेगुलेशन। तो 0 वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आपने क्या कंडीशन फाइंड किया था, 0 वोल्टेज रेगुलेशन। ये था किसकी, क्या था, थीटा जेड प्लस फाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस आई ए एक्सेस अपॉन ट्वाइस ऑफ वी टी। इस टाइप से फाइंड किया था अपन ने। ठीक है, तो जो फाई का वैल्यू आएगा, यहाँ से आप फाइंड आराम से पता कर सकते हो। फाई इज इक्वल्स टू व्हाट, फाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस आई ए एक्सेस अपॉन ट्वाइस ऑफ वी टी माइनस थीटा जेड माइनस और थीटा जेड, इस टाइप से। ठीक है, इसमें क्या था, व्हेन, ठीक है, यही पे लिख देता हूँ मैं, आर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, तब के लिए ये वाला कंडीशन था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये इसका ही पार्ट कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 0 वोल्टेज रेगुलेशन ही व्हेन इन नेक्स्ट केस है व्हेन आर ए इज इक्वल्स टू 0। तो उसके लिए केस क्या बना था, जब आर ए का वैल्यू जब 0 के बराबर हो जाएगा, आई थिंक ये जेडेस था मेरे हिसाब से, क्योंकि आर ए को मैंने 0 नहीं बनाया, तो ये कैसे बनाएगा, प्लीज़ मेक दिस करेक्शन। ठीक है, वैसे आप अपने जो प्रीवियस पेजेस है उस पर देख लीजिएगा मैंने क्या लिखा था, क्योंकि यहाँ पे मुझे पूरी याद नहीं, मैं कभी रट्टे नहीं मारता, क्योंकि चीज़ों को डिराइव करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो देखिए उसमें आपने किस टाइप से बनाया था। उसके लिए जो पावर फैक्टर का जो एंगल आया था मेरे हिसाब से, तो उसके लिए मैंने क्या बनाया था, फाई का वैल्यू मैंने बना के दिया था साइन फाई, आई थिंक। मैं उस डायग्राम को याद कर रहा हूँ कि देखिए उसमें मैंने ऐसा बनाया था कि वी टी आई ए एक्सेस, यहाँ पे ई एफ लिखा था, उसके बाद आई ए का वैल्यू लिखा था लैगिंग पावर फैक्टर पे, उस टाइप से। तो साइन फाई इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस वाज इक्वल्स टू आई ए एक्सेस अपॉन ट्वाइस ऑफ वी टी। सो जो फाई का वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ आई ए एक्सेस अपॉन व्हाट, ट्वाइस ऑफ वी टी, इस टाइप से। ठीक है, ये कब, जब मैंने आर ए को निगलेक्ट नहीं किया था तब, सॉरी निगलेक्ट किया था तब की बात। उसके बाद when आर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो उसके लिए जो मैंने फाई का वैल्यू जो बताया था, क्या बताया था, फाई इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 प्लस डेल बाय 2 माइनस थीटा जेड। आई होप कि शायद करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। तो पूरा का पूरा भाई मैंने पूरा वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब जो हार्ड था पूरा का पूरा आपके सामने रख दिया है अभी, कि मतलब इतना ही है अभी वोल्टेज रेगुलेशन में इलेक्ट्रिकल में, अल्टरनेटर के केस में आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए। ठीक है, मैं देखता हूँ कि उसका जो एंगल था कि कितना आया था, दिस वॉज फाई इज इक्वल्स टू 90 प्लस डेल बाई 2 माइनस थीटा जेड। 90 प्लस डेल बाई 2 माइनस थीटा जेड लिखा है क्या मैंने, 90 प्लस डेल बाई 2 माइनस थीटा जेड, करेक्ट है भाई, ये सही आ गया आपके पास। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का पूरा जो कंसेप्ट था, उसका जो पूरा का पूरा जो मतलब जो भी उसमें बेसिक चीज़ें लगने वाली थी आपको, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करा दिया हूँ आपको। बस अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो मैं डिस्कस करूँगा उसके बारे में मेरे साथ अभी बस मुझे साथ देना है, और जितने कंसेप्ट मैंने बताया, जितने पॉइंट्स मैं डिस्कस किया हूँ, सारी की सारी बातें आपको देखनी है। देखिए इसमें एक कंसेप्ट मैं आपको बता दूँ,
जब आप वोल्टेज रेगुलेशन की बात करोगे, सपोज अगर आपके पास एमसीक्यू टेस्ट है या ऐसा कुछ सिंपल अगर आपको देखना है, वो क्वेश्चन पुट कर देगा आपके सामने, आपको बस देखना है। सबसे पहले क्या चेक कीजिएगा, पावर फैक्टर उसने कौन सा दिया है, लैगिंग दिया है, यूनिटी दिया है या लीडिंग दिया है। जैसे भी आपको पता चल गया कि वोल्टेज रेगुलेशन अगर देखा जाए तो लैगिंग के लिए पूछ रहा है, हो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, तो भाई ईएफ का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए वीटी के केस में, वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव आना चाहिए। तो इससे भी डायरेक्टली आप जो उसमें ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, आराम से एलिमिनेट कर दोगे। यूनिटी पावर फैक्टर और ऑप्शन सारे नेगेटिव में दिए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जो पॉजिटिव होगा वही उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कभी कभी जो मैंने बोला आपको कि इसके पहले की वीडियो में कि अगर सपोज वो रेटेड के भी दे दिए, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में पूछे, सिमिलरली इन केस ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन अगर पूछे, फ्रीक्वेंसी के अलग कर दे, स्पीड अलग कर दे, तो इसके अलग अलग पॉइंट्स पे क्या क्या पूछ सकता है वो सारी बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपके ये सारे पॉइंट्स अगर बहुत अच्छे से क्लियर है तो इसमें ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा जिसमें आपको कहीं भी डाउट आएगा और आप बोलोगे कि सर आपने जो पढ़ा है उसमें कहीं पे मुझे डाउट आ रहा है। ऐसा आई होप कि शायद आपने सारे के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से नोट किए होंगे, बहुत अच्छे से आपने उसको एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैं तो एंजॉय करता हूँ यार पढ़ाते वक्त। आई होप कि डेफिनेटली you will also be enjoying, and please write down me in the comment section that how you are feeling synchronous machine. What are the next topics which you are expecting from my side on the YouTube channel of Orgate Academy Plus. ठीक है, thank you.